नमस्कार दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर का जो एग्ज़ाम होने वाला है जीविका में, तो इनमें से जो हमने 100 प्रश्न तैयार किए हैं जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में प्रश्न नहीं पता है लेकिन अपना कॉमन सेंस लगाकर बहुत हद तक अपने प्रश्नों को सही कर सकते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन में केवल लगे रहेंगे तो उसको यूँ ही काट देना। जैसे पहला ऑप्शन में केवल कृषि क्षेत्र का विकास, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र में गुणवत्ता एवं समग्र समावेशी विकास, ये ऑप्शन जो है बी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए, शहरी क्षेत्रों का विस्तार जो है ये भी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो है ग्रामीण विकास कर रहा है तो शहरी विकास तो होगा नहीं, तो सी नंबर भी क्रॉस हो जाएगा। और डी नंबर में केबल लगा हुआ तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हुआ है। अगर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इस समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है। तो केबल वाले जितने ऑप्शन रहेंगे वो क्रॉस हो जाएंगे। एक नंबर में केबल लगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरे में कुछ विशेष वर्गों का विकास, समावेशी का मतलब है सभी वर्गों का विकास, यहाँ कह रहा है कुछ वर्गों का, लेकिन गलत है। तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा, समाज के सभी वर्गों के विकास और क्षेत्रों को विकास का लाभ मिलना, तो यही ऑप्शन नंबर सी है। डी नंबर में केबल लगा इसलिए वो ऑप्शन गलत हो गया। अगला नंबर देखिए, तीसरा नंबर, भारत में ग्रामीण विकास के प्रारंभिक प्रयास कब शुरू किए गए थे या कब शुरू हुए। तो ये तो आपको जो है ईस्वी वाइज है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वतंत्रता के पहले 1920 के दशक में। ये तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा क्योंकि ईस्वी वाला ये क्वेश्चन है। तो जो भी कंसेप्चुअल बेस है, मतलब कॉन्सेप्ट लोगों में समझा दे रहा हूँ, ईस्वी वाला आप खुद याद कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, श्री निकेतन प्रयोग 1921 का संबंध किससे है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही निकेतन प्रयोग किया था, श्री निकेतन, जो कि बंगाल से संबंधित है। अगला है, सेवाग्राम प्रयोग के संस्थापक कौन थे। सेवाग्राम के प्रयोग के संस्थापक महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण विकास का पहला महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन था। पहला जो था सामुदायिक विकास, सीडीपी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट मतलब किसी भी वर्ग, जाति या सभी जातियों को जो है डेवलप करना ही मुख्य उद्देश्य था। अगला देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो इसका जो कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया था वो ये 1952 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं इसको, ये जो है ईस्वी वाइज क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा याद रख लीजिए कि सामुदायिक सीडीपी का जो शुरू किया गया था ये जो है 1952 ईस्वी से शुरू कर दिया गया था। अगला देखिए, राष्ट्रीय विस्तार सेवा एनईसी को किस वर्ष शुरू किया गया था। ये सारे ऑप्शन वाला तो ऑप्शन वाला आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक ना। जो भी कंसेप्चुअल बेस रहेगा तो मैं उसको ट्रिक के माध्यम से समझा दूंगा। अगला देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। तो इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की सिफारिश करने के लिए ही किया गया था। ये तो बलवंत राय और अशोक मेहता दोनों जो है पंचायती राज से ही संबंधित है। अगला देखिए, सघन कृषि जिला कार्यक्रम जो है कब शुरू किया गया था। ये भी जो है आपको जो ईस्वी वाइज क्वेश्चन है तो इसका भी जो है आपको याद रखना होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी है आंसर, तो बी हो जाएगा 1960 ईस्वी में। जितने भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन है वो आप सिर्फ याद कर लीजिएगा। आईएडीपी को किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है आईएडीपी को। उसके बाद देखिए, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम आईएपी किस वर्ष शुरू किया गया था। ये जो 1964 ईस्वी को शुरू किया गया था। ये भी जो ईस्वी वाला क्वेश्चन है इसको भी थोड़ा याद रख लीजिएगा। सीमांत किसान विकास अभिकरण एसएफडीए और लघु कृषक विकास अभिकरण एमएफएल को कब शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था आपका जो है ऑप्शन नंबर बी है, मतलब 1970 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 1973 से 1974 के बीच में शुरू किया गया था। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप लोग देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था। तो 1978 से 1979 ईस्वी के बीच ये शुरू किया गया था। अगला देखिए, आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को उठाना, मतलब आर्थिक सशक्त बनाना, उसको कुछ रोजगार सृजन कराना। अगला देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये वर्ष था 1980 से 1983 के बीच में ये शुरू किया गया था, ताकि जो है भूमिहीन को जमीन दिया जाए और बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। जवाहर रोजगार योजना ये काफी इंपॉर्टेंट है, कब शुरू किया गया था 1979 ईस्वी में। अगला देखिए क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना की शुरुआत की गई थी। अगला देखिए, एसजीएसवाई को किस कार्यक्रम में बदल दिया गया था। तो एसजीएसवाई कार्यक्रम को जो है एनआरएलएम को में बदल दिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनआरएलएम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में बदल दिया गया था। किसको, एसजीएसवाई कार्यक्रम को। अगला देखिए यहाँ पर क्या, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या था। तो ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान करना है, आवास प्रदान नहीं करना, क्योंकि सड़क बनाने का काम हो रहा है तो आवास क्यों होगा, स्कूल क्यों होगा, स्वास्थ्य होगा नहीं, तो क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मतलब यातायात सुविधा को अच्छे बेहतर बनाने के लिए किया गया था। पीएमजीएसवाई किस वर्ष शुरू किया गया था। यह वर्ष था 2000 ईस्वी में पीएमजीएसवाई कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला देखिए, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कब लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था ऑप्शन नंबर
2005 में किया गया था। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, अब पहले नरेगा था, अब मनरेगा कर दिया गया, तो ये 2005 से लागू हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवार को कितने दिन के लिए कानूनी रूप से गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान किया था? 100 दिन का इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी जो है 100 दिन तक, मतलब मनरेगा में जिसका लेबर कार्ड बन गया तो उसको 100 दिन मतलब लगभग 3 महीने तक उसको काम दिया जाएगा कानूनी रूप से। अब देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना NRLM के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। तो वो अभी SGSY वाला योजना भी NRLM को कन्वर्ट कर दिया गया और इसका 2 नाम है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना और NRLM। अब देखिए NRLM का मुख्य फोकस किस पर है? यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर उद्योग, ये तो गलत हो जाए क्योंकि बड़े पैमाने पर उद्योग क्यों करेगा तो NRLM, क्योंकि तो ग्रामीण विकास से थे, तो ये जगह शहरी विकास तो होगा नहीं, क्योंकि NRLM तो गाँव के लिए विकास किया है, तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गरीबों को संगठित करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए 26 नंबर का बी ऑप्शन है, NRLM का मुख्य फोकस है स्वयं सहायता समूह पर ऑप्शन करना। देखिए डी नंबर में केबल लगा होती है, ये तो गलती ऑप्शन है ही, जिस ऑप्शन में देखिए केबल लगा हुआ है वो समझिए ऑप्शन आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का पूर्व नाम क्या था? इंदिरा आवास। इंदिरा आवास आप सुने होंगे, पहले जो है सबको इंदिरा आवास गरीबों को मिलता था, अब जो है इंदिरा आवास को नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। अब देखिए सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY कब शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर बी 2014 में संसद आदर्श ग्राम योजना शुरू किया गया था। इसमें जो है संसद को कुछ 1-2 गांव को जो है मतलब गोद लेना पड़ता है, अपना गांव को छोड़कर, मतलब जिस गांव में संसद का घर है वो गांव को छोड़कर उसके क्षेत्र में कोई भी गांव 1 या 2 गांव को लेकर उसको विकास करना होता है, तो वही संसद आदर्श ग्राम योजना है। यहाँ पर SAGY लिखा है, इसकी शुरुआत 2014 में किया गया था। SAGY का क्या उद्देश्य है? प्रत्येक संसद द्वारा एक आदर्श ग्राम विकसित करना। तो एक प्रत्येक संसद के द्वारा एक आदर्श ग्राम, मतलब जिस गांव में संसद का घर है वो गांव को छोड़कर किसी और गांव को जो है उसको गोद लेना पड़ता है, मतलब उसका विकास करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख समस्याओं में से क्या है? पहला तो देखिए जो है पर्याप्त पूंजी का होना, पर्याप्त पूंजी नहीं, अगर पूंजी होता तो गांव में गरीबी ही नहीं रहता। अब देखिए कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, हाँ यही सही होगा, क्योंकि जो है सब लोग जो गांव का आदमी कृषि पर ही निर्भर है, वो कोई दूसरा रोजगार बिजनेस व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं, या फिर करते हैं तो उसको नॉलेज के अभाव के कमी के कारण, पूंजी की कमी के कारण वो नहीं चल पाता है। गांव में देखिए औद्योगिक क्षेत्र का विकास तो है ही नहीं, तो गलत ऑप्शन है। उच्च साक्षरता, गांव का आदमी बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, वो कम साक्षर होते हैं, उच्च साक्षर करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का मुख्य प्रकार क्या है? तो बेरोजगारी का प्रच्छन्न बेरोजगारी, मतलब काम जो है कम है आदमी अधिक है, उसी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक ना। अब अगला देखिए क्वेश्चन, भूमि जोतों का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में कैसा भूमि जोतने को मिलता है? तो छोटा और खंडित, क्योंकि गांव में बहुत सारी जनसंख्या, एक बाप का 2 बेटा, 2 बेटा का फिर 2 बेटा 4 बेटा, फिर दोनों का 2 बेटा 8 बेटा, तो 1 कट्ठा जमीन है तो 8 टुकड़ा लग गया, तो क्या गया? छोटा और खंडित हो गया। तो इसलिए वो जो है धीरे धीरे खेत का साइज घट रहा है, तो इसलिए यहाँ पर छोटा और खंडित हो गया जोत का प्रकार। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली की कमी से संबंधित समस्या कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए क्या है पहला समस्या, राजनीतिक अस्थिरता, ये तो होगा नहीं। सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, ये ही होगा ऑप्शन, क्योंकि पूंजी का पलायन होगा नहीं, कुशल श्रमिक उपलब्ध है, तो सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है। सामाजिक मतलब शहरों के तुलना में जो है ग्रामों में जो है शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य की भी कमी है, और बिजली तो रहता है कभी नहीं रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। तो आपको जो है मतलब देखना है, क्योंकि ये जो योजना है ग्रामीण को फोकस करके ही बनाया गया है, क्योंकि आप जहाँ भी देखेंगे सारे ग्रामीण चीज़ों से रिलेटेड है, तो जो भी ऑप्शन दिखे ग्रामीण वाले, आर्थिक पिछड़ापन मतलब जो सबसे कमजोर ऑप्शन दिखे उसी को टिक मार देना, वही लगभग सही ही होता है, ठीक ना। अगला देखिए यहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर लोग पलायन किस समस्या का परिणाम है? मतलब गांव का लोग शहर क्यों जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या है? बेहतर शहरी जीवन, तो ये होगा नहीं, क्योंकि गांव का आदमी शहर में, जब गांव में ही परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे तो शहर में क्या करेंगे? तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और सुविधा की कमी है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार नहीं है और सुविधा भी नहीं, इसलिए लोग बाहर भागते हैं। केवल वाले ऑप्शन तो काट ही देना है। अगला नंबर देखिए, पंचायती राज की अवधारणा का क्या अर्थ है? पंचायती राज का मतलब स्थानीय स्वशासन, क्योंकि देखिए सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए। जैसे पहले के लोग जो है पंचायती लगा के फैसला करवाता था, क्योंकि कोर्ट कचहरी में ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता था, इसलिए बलवंत राय मेहता द्वारा जो है पंचायती राज की स्थापना कराई गई थी और उससे सलाह लिया गया था। अगला देखिए यहाँ पर क्या, भारत में पंचायती राज की नींव किस समिति की सिफारिश पर रखा गया था? तो ऑप्शन नंबर अभी तुरंत बताएं कि बलवंत राय मेहता पर रखा गया था। बलवंत राय मेहता के द्वारा जो भारत में पंचायती राज की नींव रखी गई थी, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय राज्य प्रणाली की सिफारिश की थी? तो इसने जो है 3 स्तरीय जो है सिफारिश की थी, 3 स्तरीय मतलब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पार्षद की जो है इसने सिफारिश की थी, इसलिए 3 स्तर है बलवंत राय मेहता का। अगला देखिए, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित 3 स्तर कौन कौन से? तुरंत बताएं, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये वाला ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखिए, देश में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो राजस्थान में शुरू हुई, याद रखिएगा 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में हुई थी ये शुरू। अगला देखिए क्वेश्चन,
अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका गठन 1977 में किया था अशोक मेहता समिति। पहले जो है अशोक मेहता समिति का ही गठन किया था, इन्होंने 2 स्तर पर बनाया था, मतलब ग्राम पंचायत और जिला परिषद। तो बीच की कड़ी जो पंचायत समिति नहीं था, इसके कारण वो फेलियर हो गया था। जो बलवंत राय मेहता ने जो है 3 स्तरीय लाया, क्या ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद, इसका सक्सेसफुल रहा। अब देखिए यहाँ पर अशोक मेहता ने कितने स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश, इसने बताया अभी जस्ट 2 स्तरीय, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, दूसरा जिला परिषद, मतलब गांव और सीधा डायरेक्ट जिला, मतलब प्रखंड को बीच में यानी पंचायत समिति नहीं जोड़ा, इसके कारण इसका फेल्योर हो गया, मतलब सक्सेस नहीं हो पाया था। अगला देखिए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी 73वां संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और इसके बारे में संविधान के बारे में लिखा गया था। किसके बारे में? पंचायती राज के बारे में, पहले नहीं था। अगला देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1993 में लागू हो गया था। ये मतलब ईस्वी वाला है, तो इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को किस अनुसूची में रखा गया था? यहाँ पर देखिए 11वीं अनुसूची में पंचायती राज जो है रखा गया था। संविधान में कितने अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं, तो उसमें से 11वीं में ये रखा गया था। अगला देखिए 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को कितने कार्यात्मक विषय में सौंपे गए थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर 29 जो है कार्यात्मक विषय, फंक्शनल सब्जेक्ट सौंपे गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए पंचायती राज प्रणाली के शीर्ष स्तर पर कौन सी संस्था होती है? तो सबसे ऊंचा स्तर पर अभी बताया जिला परिषद होता है, सबसे शीर्ष स्तर पर जो है जिला परिषद होता है, और सबसे नीच में ग्राम सभा। अगला देखिए पंचायती राज प्रणाली का मध्य स्तर क्या कहलाता है? तो मध्य स्तर जो है जनपद या पंचायत ब्लॉक या पंचायत समिति भी कहलाता है, ठीक है। अगला देखिए पंचायती राज प्रणाली का सबसे निचला स्तर क्या है? अभी तुरंत बताया, सबसे निचला स्तर क्या होने वाला है? ग्राम पंचायत, बीच वाला पंचायत समिति, सबसे ऊपर वाला जिला परिषद। देखिए ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो केवल वाला जो है ऑप्शन आपको जो है काट ही देना है, तो केवल जो है नहीं होगा ऑप्शन। तो ग्राम पंचायत क्षेत्रों के सभी पंजीकृत मतदाता, जितने भी ग्राम पंचायत में जितने भी रजिस्टर्ड वोटर लिस्ट में जिसका नाम है, सभी जो है ग्राम सभा के क्या होते हैं? वो सदस्य होते हैं। अगला देखें ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रमुख देखिए यहाँ पर जो है सरपंच, प्रमुख तो होता है मुखिया, ठीक ना, मुखिया को ही प्रधान कहा जाता है, और उसके बाद जो है जो न्यायिक अधिकारी है वो जो है सरपंच है, ठीक ना, 3rd क्लास मजिस्ट्रेट, यहाँ पर जो है सरपंच, तो हो जाएगा मुखिया और सरपंच। अगला देखिए ग्राम पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो ये जो है प्रशासनिक ग्राम जो स्तर पर है ग्राम पंचायत, ठीक ना, ग्राम सभा नहीं, मतलब गाँव वाला नहीं, तो सरपंच हो जाएगा। ग्राम पंचायत के स्तर पर यानी प्रखंड के स्तर पर तो ये हो जाएगा ग्राम सेवक और BDO विकास विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सेवक जिसको कहते हैं। तो ये जो है पंचायत स्तर पर, अगर गांव के स्तर पर बोलता है तो सरपंच हो जाता है। अगला देखिए पंचायत समिति जनपद का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख जो होता है BDO होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ठीक ना, क्योंकि प्रखंड लेवल पर जो है BDO ही होता है। जिला लेवल पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा DDO, और जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो स्टेट लेवल पर हो जाएगा CEO, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन जिला परिषद का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जिला परिषद का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी क्या होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मतलब CEO, ठीक ना। अगला देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा CEO। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष किया गया था? पंचायती संस्था को कितने वर्ष किया गया था? 5 वर्ष किया गया था, या 5 वर्ष होता है। अगला देखिए यदि कोई पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है तो चुनाव कितने महीने के भीतर होना चाहिए? 6 महीने के भीतर होना आवश्यक है। यही रूल जो है राज्य में वाला में भी होता है। अगला देखिए 73वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं के लिए न्यूनतम कितना आरक्षण अनिवार्य किया गया था? तो ये हो जाएगा 1/3 यानी 1/3। हालांकि अभी जो है कुछ ज़्यादा ही कर दिया गया है। अगला देखिए 73वें संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण का प्रावधान किस आधार पर किया गया है? अब देखें इसका जो है जो इसके अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का जो प्रावधान किया इसके जनसंख्या के आधार पर किया गया। जनसंख्या किस अनुपात में है उसी के अनुपात में इसको आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो राज्य चुनाव आयोग को, ठीक ना। राज्य चुनाव आयोग मतलब विधायक वगैरह का भी जो है चुनाव कराने का जिम्मेदारी है, और जो है पंचायती राज संस्था का भी चुनाव कराने के लिए जो है जिम्मेदार होते हैं। अगला देखिए पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया? मतलब पंचायती राज संस्थाओं में जो है वित्त की स्थिति मतलब पैसा कौड़ी का जो गणना होता है वो किसके लिए, उसी के लिए जो किस आयोग का गठन किया गया? तो राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। राज्य वित्त आयोग में जो टेंडर वगैरह निकलता है, कुछ फाउंडेशन निकलता है, सड़क बनाना, पुल पुलिया बनाना, ये जो है सारा पैसा जो है राज्य वित्त आयोग के द्वारा ही मॉनिटरिंग किया जाता है, देखभाल किया जाता है। अगला देखें यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं का मुख्य आय का स्रोत क्या है? पंचायती राज आखिर कहाँ से पैसा कमाएंगे? तो संपत्ति कर लगाएगा, बाजार शुल्क लगाएगा, राज्य सरकार के अनुदान को, राज्य सरकार कुछ पैसा देती है और उस पंचायत में जितने भी मार्केट लगते हैं सबसे पैसा तहसीलते हैं और संपत्ति कर लगाते हैं। अगला देखिए यहाँ पर सामाजिक लेखा परीक्षा सोशल ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य परियोजनाओं को
प्रभावशीलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना, ये सामाजिक लेखा परीक्षा का ऑडिट है। सोशल ऑडिट का मुख्य काम यही है कि जो भी परियोजना है उसको प्रभावी ढंग से लागू करें और पारदर्शी सुनिश्चित करें, मतलब सारा काम ऑनलाइन करें, लोगों को बीच में जानकारी दें कि ये काम हुआ। अगला देखिए, पंचायती राज संस्थाओं की समझ सबसे बड़ी चुनौती क्या है, बताइए। पंचायती राज संस्थाओं की सबसे बड़ी क्या, राजनीतिक इच्छा की कमी, वित्तीय संसाधनों की कमी, कार्यात्मक स्वायत्ता का अभाव, शहरी क्षेत्रों का हस्तक्षेप। डी नंबर क्या है, कुशल कर्मचारियों की अधिकता। तो यहाँ पर देखिए, गांव में जो कुशल कर्मचारी तो होते नहीं है, शहरी क्षेत्रों का हस्तक्षेप बताएं। तो वित्तीय संसाधनों की कमी और कार्यात्मक स्वायत्ता का अभाव है, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा इनकम होता नहीं, क्योंकि बाजार में टैक्स थोड़ा लगाएंगे तो गांव घर वाला आदमी तो देता भी नहीं है टैक्स, क्योंकि गांव घर का ही मुखिया सरपंच है, तो टैक्स कभी देगा ही नहीं। तो उसके सामने जो है वित्तीय संसाधन की कमी होती है, पैसा कौड़ी ज़्यादा होता नहीं, सरकार के द्वारा जो दिया जाता है फंड, उसी को सब लोग मुखिया सरपंच कुछ कुछ पैसा मार लेते हैं। अगला देखिए, ग्रामीण विकास को सफल बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को कौन सी शक्ति प्रदान करना अनिवार्य है, पर्याप्त वित्तीय एवं कार्यात्मक स्वायत्ता, मतलब उसको ज़्यादा पैसा दिया जाए ताकि वो जो है अच्छे से काम किया जाए। लेकिन ये भी है कि ज़्यादा पैसा दिया जाएगा तो मुखिया सरपंच साहब घपला मार लेगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायतों के प्रमुख कार्यों में से क्या है, इसका काम है जो कृषि विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन करना। जितने भी सामाजिक कल्याण जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, इंदिरा आवास हो गया, शौचालय वाला हो गया, कृषि में जो खाद बीज सस्ते दर पर उपलब्ध कराना, तो ये सारा काम जो ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य है। अगला देखिए, पंचायत समिति का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका ब्लॉक स्तर पर, क्योंकि पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर ही होता है, ब्लॉक स्तर पर ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। जो जितने भी जैसे बड़े बड़े ग्राम सभा का पुलिया, अब बड़े जो पुल हैं जैसे मेन सड़क में है वो जो है पंचायत समिति, और उससे भी बड़ा पुल होगा तो जिला परिषद उसको देखेंगे। अगला देखें यहाँ पर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है, जिले के सभी पंचायतों के बीच समन्वय और पर्यवेक्षण करना है। यहाँ पर देखिए, जिले में जितने भी पंचायत हैं उसको जो है सबके बीच में जो है समन्वय, मैंने एकजुटता करना है, उस सबको मॉनिटरिंग करना है, यही जो है जिला परिषद का मुख्य काम है। अगला देखिए, ग्राम विकास में स्वयं सहायता समूह SSG की क्या मुख्य भूमिका है, तो जितने भी ऑप्शन केबल वाला है उसको काट दीजिएगा, तो ये ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। सामूहिक बचत करेगा और ऋण लेगा और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करेगा, महिला लोग को जो आर्थिक रूप से सशक्त होगा, मतलब ताकतवर होगी। अगला देखिए, राइट वे फॉरवर्ड, इसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ है जो भविष्य के लिए तर्कसंगत, अस्थायी और संतुलन विकास। जितने भी वो केवल वाले ऑप्शन वो गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब देखिए, ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में किसकी भागीदारी में सबसे अधिक आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्थानीय लोगों की भागीदारी। ठीक ना, ग्रामीण विकास कब भागीदारी होगा, स्थानीय लोग जब उसमें सक्रिय भागीदारी लेगा। बाहर का केंद्र सरकार क्यों लेगा, केंद्र सरकार तो ये भी पंचायती राज भी नहीं चलाते हैं, तो पंचायती राज कौन चलाते हैं, ये राज्य सरकार चलाते हैं, जिस भी राज्य है उसी राज्य की सरकार। अंतर्राष्ट्रीय तो गलत है, मतलब विदेश का आदमी थोड़ा चलाएगा, नहीं केवल नौकरशाही, मतलब जिसको सरकारी नौकरी लगे वो थोड़ा चलेगा। तो इसमें जो है स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी होगी, तभी ये सबसे अच्छे से काम करेगा, ग्रामीण विकास कार्यक्रम होगा। अगला देखा, अखंड भारत की अवधारणा का संबंध किससे है, तो अखंड भारत की अवधारणा का संबंध सामाजिक आर्थिक के लिए सहकारी एवं राष्ट्रीय एकता की है, इसी से संबंधित। केवल वाले ऑप्शन खत्म, सैन्य शक्ति से कोई मतलब है नहीं। धार्मिक एकजुटता से भी कोई मतलब नहीं है, तो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सहकारिता एवं राष्ट्रीय एकता। अगला देखिए, 73वें संविधान संशोधन में ग्राम सभा को क्या दर्जा दिया गया, तो ऑप्शन में पंचायत राज की नींव के आधार का दर्जा दिया गया। राजनीतिक दल है नहीं, क्योंकि ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम सभा जो है राजनीतिक दल नहीं है, कोई पार्टी थोड़ी है, वो तो मतलब ऐसे ही आदमी खड़ा होता है तो उसको चुनाव चिन्ह मिल जाता है, लेकिन कोई पार्टी नहीं है। जैसे भारत BJP, जदयू, RJD, ये सब एक पार्टी है ना, तो ये जो है पंचायती राज का नींव का आधार है। और अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की न्यूनतम आयु क्या है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर B। वोट देने की आयु 18 है, लेकिन महिलाओं की न्यूनतम आयु, मतलब खड़ा कोई महिला होगी, जैसे मुखिया सरपंच कोई महिला खड़ा होगी तो उसके लिए आयु 21 वर्ष है, इसलिए यहाँ कहा गया पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की न्यूनतम आयु क्या है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार, तो 21 वर्ष है। अगला देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है, तो राज्य सरकार द्वारा तय पदाधिकारी होना चाहिए यहाँ पर। तो राज्य सरकार जो है जो जिसको पदाधिकारी नियुक्त करती है, तो वो ही उस विवादों का जो है, जैसे मान लिया कहीं पर जो है गड़बड़ी हो गया वोट देने में, या कोई भी ईवीएम खराब हो गया, या वॉलेट घोटाला हो गया, तो उस सब का जो मामला जो विवाद होगा, तो राज्य सरकार द्वारा एक पदाधिकारी नियुक्त किए, तो वही उसको सॉल्व करता है। नहीं हो सॉल्व होगा तो फिर जाएगा कोर्ट में। अगला देखिए, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायतों में कौन सी शक्तियाँ और अधिकार दिए गए, तो पहला हो जाएगा स्वयं की सरकार की संस्था, केवल वाले जितने गलत, केवल लगाना है गलत, केवल सलाहकार गलत, केवल कानून गलत, तो स्वयं की सरकार, क्योंकि इसका मतलब स्थानीय शासन, मतलब गांव का झगड़ा गांव का ही आदमी सॉल्व करेगा, कोर्ट कचहरी जाने का झंझट खत्म, थाना फानी जाने का झंझट खत्म, तो इसीलिए स्वयं की सरकार हो गया। अगला देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में अस्थायी समितियों का गठन क्यों किया जाता है, तो केवल वाले जितने ऑप्शन है वो खत्म हो जाएगा, तो हम इसको जो अंदाजे से मार देते हैं ऑप्शन, विभिन्न कार्यों और जिम्मेदारी को संभालने के लिए, तो ये सही हो जाएगा। 75 का B नंबर ऑप्शन है। तो जितने भी ऑप्शन में केवल लगा रहे वो ऑप्शन को हटा दीजिएगा, बिना केवल वाले ऑप्शन को सही मार दीजिएगा, तो आपका 100% चांस है कि वो सही हो जाएगा।
अगला देखिए पंचायतों की खरीद और कार्यप्रणाली की व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक है, तो इसमें देखिए सब में केबल लगा तो ई गवर्नेंस का उपयोग है, तो बी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखिए ग्रामीण विकास में भूमि सुधारों का क्या महत्व है, जिस देखिए यहाँ पर देखिए सब में केबल लगा है तो बी नंबर में केबल नहीं लगा, तो ऑप्शन बी बिना पढ़े दे दीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए ये जो बता रहे हैं ना, मतलब जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं ना उसके लिए बता रहे हैं, जो पढ़े हैं तो पढ़ ले हैं। अगला देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है कि मतलब जहाँ आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं, मतलब खेत में देखिए एक खेत है, एक कट्ठा खेत है, उसमें देखिए माँ भी लगेगा, पिताजी भी हल जोत रहे हैं, उसका बच्चा भी उसमें जो मोरी कबाड़ के धान रोप रहा है, मतलब एक कट्ठा खेत है, अच्छा 5 गो घर में आदमी है, सब 5 भिड़ल है, लेकिन फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन भिड़ल है, तो वही है प्रच्छन्न बेरोजगार, जहाँ आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं, आवश्यकता एक आदमी का है क्योंकि पिताजी ही कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, तो 5 आदमी भिड़ गया, तो वही प्रच्छन्न बेरोजगारी है। तो अगला देखिए यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में पूंजी की और साख की कमी का क्या कारण है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा औपचारिक स्रोत, बैंकों की समिति पहुंच और गिरवी रखने योग्य संपत्ति का अभाव। बैंक जो लोन तभी देगा जब उसके पास गिरवी रखने के लिए कोई सामान दिया जाए, खेत दिया जाए या कुछ ऐसा चीज दिया जाए सोना चांदी, ताकि वो गिरवी रखा जाए, लेकिन आदमी के पास क्या जमीन है, थोड़ा सा जमीन है, बैंक नहीं लेना चाहता कि इतना जमीन से ज्यादा मेरा लोन का पैसा है, तो कैसे क्या होगा, तो इसलिए वो लोग लोन में नहीं देते, तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में पूंजी की कमी के कारण क्या है, औपचारिक स्रोत, बैंक की समिति पहुंच, बैंक लोन नहीं देना चाहता गरीब आदमी को, इसलिए जो है स्वयं सहायता समूह का आविष्कार हुआ, मतलब निर्माण हुआ। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी हटाना, तो इसलिए लोगों को गरीबी रेखा से क्या करना है, ऊपर हटाना। और 2 ऑप्शन ये जो है ऑप्शन केवल लगा इसलिए दोनों कट्टी। शहरी क्षेत्रों का विकास, गरीबी उन्मूलन, शहर में तो लगभग गरीब नहीं होता है। अगला देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, जहाँ से धान 4 गाँव उठाते हैं, डीलर जिसको बोलते हैं, तो ये किसके लिए, केवल अमीर के लिए, गलत, केवल लगा खाट रहा सब कट्टी, ऑप्शन नंबर बी सही, यानी गरीबों को रियायती दर पर खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करना, मतलब सस्ते दर पर। आजकल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 किलो अनाज तो फ्री में ना मिल रहा है सबको जी। अगला देखिए अगला नंबर 82 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो केवल वाले ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला नंबर गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि स्वयं सहायता समूह में सिर्फ महिला जुड़ती है, तो ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना, उसे ऋण उपलब्ध कराना, ताकि महिला लोग क्या कर सके, बेरोजगार कर सके। अभी जो महिला लोग 10,000 पाई है और वो लोग रोजगार कर रही है और फिर उसे 2 लाख रुपया मिल जाएगा सरकार की तरफ से। अगला देखिए महिला अधिकारिता और पंचायती राज में क्या संबंध है, ऑप्शन नंबर बी, इस दोनों तो ऐसे ही कैंसिल थे, कई मार दिए क्योंकि केवल लगा है, कोई संबंध नहीं, कुछ तो संबंध होगा। पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण, उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला देखिए पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, तो सब में जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, क्योंकि सब में जो है केवल लगा है, इसलिए गलत, बी बिना देखे मार दीजिएगा ठीक ना। ग्रामीण विकास की सफलता के लिए योजना का स्तर किस स्तर पर योजना बनानी चाहिए, तो यहाँ पर जो है केबल लगा है, बस उसको देखते ही केबल वाले को काट देना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉटम अप दृष्टिकोण, यानी ग्राम स्तर से शुरू होना चाहिए। ग्राम स्तर पर पहले कोई भी योजना बनाना चाहिए, उसके बाद प्रखंड स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में पंचायती राज की स्थापना के बाद की पृष्ठभूमि में क्या शामिल है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विभिन्न समितियों, बलवंत राय, अशोक राय मेहता आदि की सिफारिशें, केवल ऑप्शन गलत। अगला देखिए 87 नंबर पंचायती राज के केंद्रीय विषय में कौन सा है, पंचायती राज के केंद्रीय विषय में क्या है, पंचायती राज का, तो रक्षा और विदेश नीति होगा नहीं, मतलब बॉर्डर पर काम करने वाला जो नीति है होगा नहीं, रेलवे होगा नहीं, बड़े पैमाने पर तो गलत, तो ग्रामीण स्तर पर शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिलाओं में बाल विकास हो जाएगा, ठीक ना, ये हो जाएगा आंसर इसका परफेक्ट। अगला देखिए पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, राज्य सरकार। पंचायती राज के संस्थाओं के प्रशासनिक कर्मचारी, जैसे कि इस परीक्षा में जो है जो लोग मतलब अप्लाई किए, प्रोजेक्ट मैनेजर, एरिया कोऑर्डिनेटर वगैरह जो भी अप्लाई किए, इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है, राज्य सरकार कर रहा है, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विदेश का आदमी थोड़ा कर रहा है, जैसे कि सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क का फुल फॉर्म होता है, वो तो नहीं कर रहा है, केंद्र सरकार कर रही है, नरेंद्र मोदी कर रहा है, नहीं बिहार सरकार, देखिएगा फॉर्म में बिहार सरकार का लोगो बना रहेगा। केवल प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधि जो चुनाव में जीते हैं वो भी नहीं कर रहा है, तो कौन कर रहा है, राज्य सरकार, मतलब मुख्यमंत्री, जो भी मुख्यमंत्री रहेगा वही करेगा। ग्रामीण विकास के संबंध में शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या महत्व है, इसका महत्व है मानव पूंजी के निर्माण एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण, और इस दोनों में केवल लगा है, खत्म। अगला देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY किस श्रेणी के तहत आता है, तो बुनियादी ढांचा में आ जाएगा, मतलब बुनियादी मतलब बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए ना जी, सड़क चाहिए कि नहीं, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाएगा, ढांचा। शिक्षा होगा नहीं, क्योंकि सड़क से बात है, शिक्षा कहाँ से, स्वास्थ्य होगा नहीं, गरीबी उन्मूलन सड़क से नहीं हो सकता ना, तो बुनियादी ढांचा विकास हो जाएगा। अगला देखिए 23वें संविधान संशोधन के तहत यदि कोई पंचायत भंग होती है तो चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होती है, चुनाव की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग की होती है, क्योंकि बता दिए हैं राज्य चुनाव आयोग मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर और पंच, जिला परिषद के बीच चुनाव कराता है, और राज्य सरकार मतलब मुख्यमंत्री, विधायक, ये सबके बीच चुनाव कराता है। अगला देखिए यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सरकारी अनुदान को रोकना, ये तो खत्म हो जाएगा अगर इसको रोक देंगे, तो वित्तीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण एवं स्वयं के कर लगाने की शक्ति, मतलब पंचायत को भी कर लगाने के लिए शक्ति उसको देना चाहिए, जैसे बाजार में तहसीलदार है ना जी, क्या बोलते हैं उसको, पाटीदार आता है, कुछ पैसा रहता है, वो कहाँ जाता है, उसका कुछ भाग पंचायती राज संस्थाओं के पास जाता है। अगला देखिए केवल वाला आंसर खत्म, ऐसे ही हो जाएगा। समानता और पुरस्कार की अवधारणा की पंचायती राज में क्या अर्थ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि डी नंबर केवल लगा, खत्म।
पंचायती राज संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पिटिशन और बेहतर प्रदर्शन को जो है क्या करना है, प्रोत्साहन करना, क्योंकि सभी को ऑप्शन नंबर ए में सभी को समान पद नहीं दे सकता, मतलब सब लोग विधायक थोड़ा बना सकता है या सबको सरकारी नौकरी थोड़ा दे सकता है। अगला, सभी को समान वेतन देना, ऐसा भी नहीं हो सकता जैसे कि चपरासी को कम वेतन देगा और पूरा मास्टर हेड मास्टर को ज़्यादा वेतन देगा, तो सभी को समान वेतन भी नहीं दे पाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर देखिए 94, पंचायती राज संस्थाओं में आय का एक स्रोत क्या है, तो इसका आय का स्रोत है शुल्क, किराया और जुर्माना, ये जो है आय का स्रोत है। निगम कर जो है निगम कर शहर क्षेत्र में लगाए थे निगम कर, तो चला जाता है निगम कर के पास, ठीक है, नगर निगम के पास, तो पंचायती राज के पास तो क्या आएगा, शुल्क कर और जुर्माना ही आएगा। अगला देखिए, हालांकि गांव में तो कोई देता भी नहीं, सब लोग चिन ले जान ले रहता है, क्या देगा पैसा है। अब देखिए पंचायती राज के संदर्भ में कार्यकारी एग्जीक्यूटिव का क्या अर्थ है, मतलब आपको तो बता ही दिए, केवल वाले ऑप्शन काट देना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन से सही हो जाएगा, इसको पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। अगला देखिए, ग्रामीण विकास में गैर कृषि क्षेत्र का क्या महत्व है, ऑप्शन नंबर बी देखिए, ग्रामीण तो बता ही दिए, केवल वाला रहेगा काट ही देना, और कोई महत्व नहीं रहेगा वो ही काट देना, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी। बहुत क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसको आप नहीं हो जानते तो ये दे दीजिएगा आंसर, इसलिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्रामीण क्षेत्र में पूंजी निर्माण और बचत को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है, देखिए केवल वाला डी नंबर में खत्म, ऑप्शन नंबर ए भी खत्म, बचा बी और सी। इसमें देखिए इसको वित्तीय संस्थानों जैसे बैंक, स्वयं सहायता, देखिए स्वयं सहायता जिसमें लगा रहे ऑप्शन में उसको मार दीजिएगा टिक, और थोड़ा जो ऑप्शन थोड़ा लंबा दिखे उसको भी टिक मारिएगा, ठीक ना। छोटा वाला अगर देखिए मान लीजिए इसमें एक बड़ा ऑप्शन दिख रहा है, एक छोटा दिख रहा है, तो ज़्यादा आंसर सही होने का चांस रहेगा बड़ा वाला ऑप्शन, जो लंबा बड़ा रहेगा ऑप्शन उसको मार दीजिएगा, और जिसमें स्वयं सहायता वगैरह वर्ड जुड़ा रहे, महिलाओं से जुड़ा रहे, ग्रामीण से जुड़ा वही मार दीजिएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन के तहत राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को कौन सा कार्य सौंपती है, कौन सा कार्य सौंपती है, रक्षा सुरक्षा, बॉर्डर पर थोड़ी भेज देता, गलत। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय ये हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब विदेश से संबंध रखने थोड़ा कहता है मुखिया से, जाओ तुम पाकिस्तान से संबंध बनाओ बढ़िया से, तो वो भी नहीं होगा। उच्च न्यायालयों का प्रबंध, उच्च न्यायालय कहाँ है, ये पटना, हाईकोर्ट पटना में, मुखिया थोड़ा जाएगा पटना, तो क्या होगा, आर्थिक विकास करेगा वो, और सामाजिक न्याय योजना तैयार करेगा और सरकार को भेजेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। थोड़ा सोच समझ के मारिएगा ना तो पास हो जाइएगा आराम से। भारत में ग्रामीण विकास के इतिहास में योजना की भूमिका क्या 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 महत्व है, केवल वाले ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला देखिए 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में राज्य चुनाव आयोग की क्या जिम्मेदारी, राज्य चुनाव आयोग की तो क्या जिम्मेदारी, केवल वाले मर्डर, मतलब क्वेश्चन खत्म, ऑप्शन खत्म, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतदाता सूची तैयार करना और चुनावों का नियंत्रण करना और उसका मॉनिटरिंग करना, पर्यवेक्षण मतलब मॉनिटरिंग होता है। अभी जो है SIR जो है उसमें बहुत सारे वोटर लिस्ट में से नाम को हटाया गया, मतलब जो आदमी मर गया या विदेश चला गया, जो हरा गया, लापता हो गया किसी भी कारण से, और नए वोटर को क्या मतलब मतदाता को वो जोड़ दिया, तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप अपने मन से बताइए 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन समझ में आया और कितना क्वेश्चन जो ट्रिक से बनाए ये बताइएगा। अब जो है 25 तारीख से सुनने में आ रहा है कि वो जो है एग्जाम हो ही जाएगा, सब लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है, तो और भी वीडियो बनाएंगे इसके रिलेटेड। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इस तरह का वीडियो और बनाइए जिससे शॉर्टकट में बिना पढ़े, बहुत मतलब अगर आप लकी हैं पढ़े हैं तो निकल ही जाएगा, बिना पढ़े भी लोगों का निकल जाएगा इस ट्रिक से, ठीक ना। तो इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ, और जो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।